हेलो दोस्तों। लक्ष्य यह जो आपकी भाभी है ना, मुझे मुन्ना नहीं पकड़ाती। कहती है तुम गिरा दोगी मेरा बच्चा। सोनम ने आंसू साफ करते हुए कहा था। लक्ष्य पहले ही दिल जलाए बैठा था। कनखियों से सोनम की तरफ देखा, जिसमें हद से ज्यादा बचपना था। अभी भी दो चुटियां बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। लक्ष्य को वैसे भी अपने बाप पर गुस्सा था, जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करवा कर उसे परीक्षा में डाल दिया था। वह 27 साल का था और सोनम उससे 10 साल छोटी थी। बस कद काठ से ही बड़ी थी, मगर सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। लक्ष्य को जितनी मैच्योर लड़कियां बस अच्छी लगती थी, उतनी ही सोनम बचकानी सी थी। शादी को 1.5 साल गुजर गया था, लेकिन पहले तो सोनम को देखकर लक्ष्य को कोई फीलिंग्स नहीं आती थी। और अगर वह सोनम के पास आने की कोशिश भी करता तो वह डर जाती और रोने लग जाती। लक्ष्य और रोहित दोनों की शादी एक साथ हुई थी, और रोहन की पत्नी सीनू एक बेटी की मां भी बन गई थी। मगर लक्ष्य अभी तक सोनम के मिलन को तरस रहा था, और अब वह जरूर सीनू के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसलिए सीनू ने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस जली सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सचमुच गिरा ही ना देती। अब वह लक्ष्य से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। लक्ष्य ने एक तीखी नजर उस पर डाली, फिर अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। वह कहने लगी, लक्ष्य मुझे अपना मुन्ना चाहिए, मुझे मुन्ना ला कर दो। सोनम की अगली फरमाइश सुनकर वह हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। सोनम, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते समझी? मुन्ना ला कर दूं तुम्हें, हटो पीछे काम करने दो। सोनम ने लक्ष्य का रूखा व्यवहार सुनकर भी परवाह नहीं की। लक्ष्य, मुझे नहीं पता, मुझे अपना मुन्ना चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, सीनू भाभी भी वहीं से मुन्ना लाई है, मुझे भी ला के दो। लक्ष्य ने लैपटॉप बंद किया। अब इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि हॉस्पिटल में बच्चे बिकते नहीं है। कहने लगा, मुन्ना चाहिए तुम्हें? लक्ष्य ने उसके सुंदर चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि दो चाहिए। फिर मैं भी सीनू भाभी को अपना मुन्ना नहीं दूंगी, वह तुनक कर बोली। लक्ष्य उसकी ना समझी पर मुस्कुरा कर रह गया। दो मुन्ने चाहिए मेरी बुलबुल को, बड़ी लाड प्यार दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ दो, उसने दो उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है, मुन्ना लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से मुन्ने नहीं मिलते। सह लोगी? लक्ष्य ने धीरे से उसके कान के करीब आकर धीमे स्वर से पूछा। हाँ मैं सब कर लूंगी, बस मुझे मुन्ना चाहिए तो चाहिए। लक्ष्य ने कहा, चीखोगी तो नहीं? वह कहने लगी, मैं क्यों चीखूंगी? सोनम अभी भी ना समझी, मैं रोना दो ना तो नहीं मचाओगी? वह कहने लगी, नहीं मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने मुन्ने होंगे। सोनम की आंखों में नन्हा मुन्ना सा वजूद था। देखो दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द और फिर पक्का तुम्हें अपना मुन्ना मिल जाएगा। लक्ष्य की बात पर वह खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब सोनम को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो लक्ष्य ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। कहने लगा, अच्छा आओ मेरे पास, आज मैं तुम्हें मुन्ना जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वह एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। उसे अलमारी के पास ले गया, उसको एक नई नाइटी निकाल कर दी। कहने लगा कि जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी पकड़कर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो कहने लगी, क्या इसे पहनने से मुन्ना मिल जाता है? सोनम ने मासूमियत से पूछा। लक्ष्य उसके बेतुके सवालों से तपा हुआ था। मुन्ना चाहिए? हाँ तो फिर वह करो जो मैं कह रहा हूँ। बिना सवाल जवाब के वह वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो लक्ष्य आंखें झपकाना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वही बेवकूफ सी लड़की है जो वो नाइटी में इस कदर हसीन लग रही थी। लक्ष्य की फीलिंग उथल पुथल थी, मगर वह नर्वस हो रही थी, गहरे गले को हाथ से पकड़े हुए थी।
लक्ष्य उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल मचला था। अभी भी वह अपना गला हाथ से पकड़े हुए थी। लक्ष्य ने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया, मगर सोनम की बदहवासी देखकर कुछ घबरा गया था। फिर इनकार ना करते या रोना धोना ना मचाते, इसलिए अगले ही पल उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था, तड़पते दिल को जिसे करारा आ गया था। फिर वह सोनम में खोने लगा, एकदम ही उसके होठों को अपने होठों में ले चुका था। मगर सोनम भी तो जानवर बनी थी, पेट में गुदगुदी सी पड़ने लगी थी। एकदम वह पीछे हटी। लक्ष्य को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था। लक्ष्य, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सीनू भाभी के भी ऐसे ही हुआ होगा, मुझे भी हॉस्पिटल ले जाओ, मुन्ना आने वाला है। लक्ष्य को गुस्सा आया था। वह उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धकेल चुका था। सिर्फ किस करने से मुन्ना नहीं आ जाता, समझी, बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर यूं तो मासूम सा नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? सोनम की रंगत उड़ी थी लक्ष्य, लेकिन वह अपनी शर्ट उतार चुका था। 1.5 साल से इस लड़की का बचपना बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज अपने जज्बात की रो में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वह उठकर बैठती, लक्ष्य उसके ऊपर लेट चुका था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर जैसे ही सोनम के अंदर समाने लगा तो सोनम की चीख निकली थी, मगर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी चीखों का गला घोट गया था। मगर उसे नहीं पता था कि वह पागल लड़की उसके सीनू के पापा के दोस्त की बेटी थी, इकलौती थी और बहुत ज्यादा मासूम और लापरवाह शुरू से ही थी। सोनम को बच्चों से बड़ा प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलता देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती, उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, सोनम, मैं तुम्हारे इस आदत से बड़ी परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती है हो और उनके माँ बाप हमारा दरवाजा पीट पीट कर यह सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। चाहती क्या हो तुम? माँ, मैं बच्चा चाहती हूँ, सोनम ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरत से आंखें फैल गई थी। कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? कहने लगी, यह जो प्रीति मौसी है ना, वह भी आपकी जितनी है और अभी 2 साल पहले भगवान से मुन्ना लेकर आई है हॉस्पिटल जाकर। माँ, तुम भी चलो ना हॉस्पिटल, मुझे एक छोटा सा मुन्ना ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा, कहने लगी, तौबा है, मैं तो तुम जैसी औलाद से पागल ही हो जा गई हूँ। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अरे यूं हॉस्पिटल जाकर बच्चे नहीं मिलते। सोनम ने तो अपना सर खुजाते हुए सोचा, माँ ऐसे ही तो मिलते हैं, मैंने पूछा था, प्रीति आंटी से कहती है हॉस्पिटल जाओ तुम्हें मुन्ना मिल जाएगा। माँ, जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे मुन्ना ला दो ना। कसम से माँ, मैं खुद संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। सोनम की माँ ने उसे गुस्से से देखा था, कहने लगी, ऐसा करती हूँ, तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले आना भगवान से तूने जितने मुन्ने लेने होंगे। तौबा है, मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की। सोनम पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और अपनी क्लास में भी बड़ी मुश्किल से ही पास होती थी, इसलिए आगे उसने आर्ट्स ली थी, साइंस नहीं। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल पास किया था, वह भी 17 की उम्र में। और उसके बाद पढ़ाई को अलविदा कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर, डॉल। उसके पापा सिंगापुर में काम करते थे। जब भी सिंगापुर से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते थे, लेकिन सोनम को बस बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वह अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वह भागी दौड़ी जाती थी, छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों रोहन को ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी जल्दी करनी चाहिए, वह और इंतजार नहीं करेंगे। शादी सिर्फ रोहन की होनी थी, लेकिन लक्ष्य के पापा को जब पता चला कि सोनम के पापा अनूप जी सिंगापुर से आए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए अक्सर अनूप जी के घर जाते थे।
जब भी वह सिंगापुर से वापस आते थे, इस बार उन्होंने अनूप को कुछ परेशान देखा तो पूछने लगे। वो कहने लगे, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक जाता हूँ, तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ पत्नी को साथ ले जाऊं, लेकिन मसला बेटी का है और सिंगापुर की जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पत्नी को तो लाने की परमिशन है, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं सोनम को भी ले जा ले जाता। बस इसी पर मैं परेशानी में घिरा हुआ हूँ। वह कहने लगे, तो तुम ऐसा करो, सोनम की शादी मेरे बेटे लक्ष्य से कर दो। यह सुनकर अनूप जी कहने लगे, अभी वह छोटी है, बस 18 साल की तो है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज्यादा है, शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वह निभा पाएगी। वह कहने लगा कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा, इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। शादी तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो जा सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी लक्ष्य को मैं समझा दूंगा, वह सोनम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। इस वक्त लक्ष्य की उम्र 27 साल थी, शादी की इच्छा भी उसे थी। फिर जब उसके पापा ने उसे सोनम की फोटो दिखाई तो वह देखने में कहीं से भी 18 साल की नहीं लग रही थी। वह एक शादी के फंक्शन में खींची हुई फोटो थी, जिसमें उसके बाल खुले हुए थे, फैंसी सूट पहन रखा था, हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था, अपनी उम्र से कुछ बड़ी ही लग रही थी, इसलिए सीधा लक्ष्य के दिल पर जाकर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लक्ष्य को पता था कि सोनम के माँ बाप सिंगापुर जाने वाले हैं, इसलिए शादी जल्दी होना है। रोहन के साथ उसकी भी शादी की तारीख उस दिन तय हो चुकी थी। बड़ी इच्छा थी लक्ष्य की कि एक मुलाकात सोनम से हो जाए, लेकिन संभव नहीं था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा भी कि मैंने लड़की को एक बार देखना है, कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहली मुलाकात शादी पे ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना ही तो है, कितना बुरा लगेगा कि हम यह कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। लक्ष्य की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी पर पहले तो वह विदाई पर बहुत रोई थी, फिर शादी की रात जब लक्ष्य कमरे में आया तो दिल में जज्बात के समंदर ठाठ मार रहा था और उसकी पत्नी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे तो लगा था वह बेड पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे ही लक्ष्य कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलता देखकर है कुछ हैरान हुआ। कभी वह बेड के नीचे से कुछ ढूंढ रही थी, तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। लक्ष्य ने कमरा बंद किया और उससे कहने लगा, यह आप क्या ढूंढ रही है? वह कहने लगी, वह मेरा डॉग, माँ ने कहा था मेरा डॉग मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह? यह सुनकर लक्ष्य ने उसे हैरत से देखा था। वो लड़की ऐसे बेचैन थी कि अगर उसे उसका डॉग नहीं मिला तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। लक्ष्य कहने लगा, आज की रात तुमने डॉग का क्या करना है? वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डॉग के बगैर नहीं सोती और मुझे यह कपड़े भी उतारने हैं, मुझे बहुत चुभ रहे हैं। लक्ष्य कहने लगा, देखो अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। वो कहने लगी, कौन सी बातें करनी है, देखो मुझे नींद आ रही है, डॉग ना हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे मेरा डॉग लाकर दो ना। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। लक्ष्य को उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगी थी। शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती है, झिझकती है, नर्वस होती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही शादी की रात के हवाले से उसके चेहरे पर कोई रंग था, ना शर्म थी। लक्ष्य फौरन अपने कमरे से बाहर आया। उसके माँ बाप अभी लाउंज लाउंज में ही बैठे थे। अनूप जी ने उन्हें काफी सारा खाना भी साथ ही भेज दिया था, वह वहीं फ्रिज में रखवा रहे थे।
जब वह अपनी माँ से कहने लगा, यह क्या लड़की है माँ? लक्ष्य की माँ कहने लगी, क्यों क्या हो गया? वह कहने लगा, अजीब सी बातें कर रही है, सोना है, मुझे डॉग चाहिए, डॉग के बगैर सोऊंगी नहीं, मुझे तो यह कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। लक्ष्य की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी, कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, लाडली बहुत है ना अपने माँ बाप की, फिर कोई छोटा बहन भाई नहीं है, इसलिए खिलौने से खेलने की आदत है, धीरे धीरे समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तुम फिर इतनी उम्र की भी नहीं है, तुमसे 10 साल छोटी है। यह सुनकर लक्ष्य के होश उड़े थे, वह कहने लगा, क्या मतलब, वो बेचारा तो अनजाने में ही मारा गया? कहने लगा, आपका मतलब है यह 17 या 18 साल की लड़की है? उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, बस 5 महीने पहले ही उसने हाई स्कूल किया है। वो कहने लगा, दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज्यादा है, बच्चों के साथ खेलती थी, उठती बैठती थी, इसलिए थोड़ा सा उसे टाइम दो। लक्ष्य तो वहीं सोफे पर सर पकड़ कर बैठ गया, क्या कुछ नहीं सोचा था उसने आज की रात के बारे में? और लड़की बिल्कुल नादान सी थी, हर बात से अनजान। लक्ष्य की माँ उसके बराबर में बैठ गई, कहने लगी, बेटा क्यों परेशान हो? वो कहने लगा, माँ आपको मुझे बताना तो चाहिए था, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ? आप जानती है मुझे मैच्योर लड़कियां पसंद है, और यह लड़की तो बिल्कुल बचकानी सी लग रही है। फिलहाल वह वापस कमरे में आया तो अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा उसकी चोली के साथ अटैच था। कुछ सर पर बॉल पिन लगी हुई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उतारें। आज तक इतना हैवी सूट उसने पहना ही नहीं था। लक्ष्य ने जब उसे उलझते देखा तो कहने लगा, रुको मैं उतार देता हूँ। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, ड्रेसिंग के पास आकर सोनम का दुपट्टा उतारने लगा। सुंदर वह इतनी लग रही थी कि कुछ करने को दिल मचला रहा था, लेकिन वह लक्ष्य की हर फीलिंग से अनजान थी। लक्ष्य ने उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया, फिर उसने उसके गहने उतारने लगा, लेकिन अब दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसे गहनों से आजाद करने के बाद वह उसकी गर्दन पर अपने होठ रख चुका था। एक करंट था जो सोनम को लगा था। अचानक ही उसने लक्ष्य के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे को धक्का दिया। इस चीज के लिए लक्ष्य बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो सोनम को बड़ी हैरत से देखने लगा, कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? वो कहने लगी, बेशरम गुंडे, मवाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? रुक जाओ, मैं भी तुम्हारी माँ को शिकायत कर लगाती हूँ। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर जाती, लक्ष्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर चुका था। कहने लगा, ऐसी बातें मम्मी को नहीं बताते, इधर बैठो, मैं तुम्हें कुछ बता समझाता हूँ। लक्ष्य को लगा शायद हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की गहराई को समझती नहीं, वह थोड़ा समझाएगा तो समझ जाएगी, लेकिन उसने सबसे पहले अपना हाथ लक्ष्य के हाथ से पीछे किया। कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मेरा डॉग ला कर दो अभी और इसी समय। लक्ष्य का दिल चाहा कि उस लड़की का सर पकड़कर अपने सर पर दे मारे। पूरी रात उसने उसकी बर्बाद करके रख दी थी। उस अपन उस अपनी बेवकूफियों की वजह से रात के 1:30-2 बजे वह गाड़ी निकालकर बाहर गया। वह कोई गिफ्ट शॉप देख रहा था, जो खुली एक आधी शॉप थी जो बिल्कुल बंद होने वाली थी। वहीं जाकर उसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर सोनम को दिया। फिर वह बेड पर अपने डॉग के साथ लिपट कर सो गई, और लक्ष्य उसकी शक्ल देखता रह गया। अगले दिन रिसेप्शन वाले दिन भी वह बारी बारी जोड़े में बहुत उलझी उलझी सी थी, और लक्ष्य का मूड बहुत खराब था। एक तो सुंदर पत्नी थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स का सोनम को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आते ही कहने लगी, जल्दी से मेरा दुपट्टा उतारो या गहने उतारो, मुझे बहुत उलझन हो रही है। लक्ष्य तो बस उसकी शक्ल देखता रह गया। आज तो वह वैसे भी तप कर उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, अपने काम खुद करो, तुम कौन सा मेरी फीलिंग्स का एहसास है तुम्हें?
कल की पूरी रात अकेला सोया रहा। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती जितनी तुम हो। गुस्से से उसने तप कर यह बात कही थी। सोनम के माथे पर बल पड़े थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा, फिर अपने गहने उतारने लगी, फिर उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग पर फेंक दिया। लक्ष्य कहने लगा, उठाओ इन्हें और तरीके से सब समेट कर अलमारी के अंदर रखो और इसे लॉक करो। लक्ष्य का कड़क सवर सुनकर कहने लगी, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, देख लेना। यह कहते हुए वह रोने लगी। माँ ने कहा था तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। लक्ष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने गहरी सांस ली और उसके पास आ गया। वह भी क्या करता, अपने जज्बात के हाथों मजबूर था। फिर उसके आंसू साफ किए और कहने लगा, अच्छा नहीं डांटता। फिर उसके गहने खुद ही बॉक्सेस में डालकर उसने लॉकर में रख दिए। तब तक वह अलमारी से अपना नाइट सूट निकालकर वॉशरूम में चली गई। ढीली डाली शर्ट और ढीला डाला ट्राउजर पहनकर उसे कुछ सुकून मिला था। अपना हाथ मुंह धोए कमरे से बाहर आते ही उसने दो चोटियां बांधी और फिर अपना डॉग पकड़कर बेड पर लेट गई। लक्ष्य की तो जैसे उसे देखकर नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं वो क्यों इतने आराम से सो जाती थी। वो सोनम के पास आ गया और कहने लगा, कुछ देर बातें करें, लेकिन वह अजबाई लिए जा रही थी। नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, कल कर लेंगे ना बातें। मम्मी मुझे 9:30 बजे सोने लेटा देती थी और अब तो 12 बज रहा है। वह नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद से चूर आंखें लक्ष्य पर चैन चुरा रही थी। जब उसका बस नहीं चला तो तकिया ठीक करके बेड पर ही लेट गया, लेकिन सोनम को परवाह तक नहीं थी। रात को जब वह गहरी नींद सो गई तो लक्ष्य ने उसका डॉग बड़ी धीरे से पीछे किया। उसका मनमोहन रूप देखकर दिल में बहुत कुछ हो रहा था। कब तक वह अपने जज्बात पर काबू पाता, इसलिए उसने तकिए पर सर रखकर उसके साथ लेट गया। उसे अपनी कैद में ले लिया, मगर किसी की गिरफ्त में अपने आप को कैद महसूस करके सोनम की आंख खुली। तब तक उसने गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। फौरन उसने सीने पर हाथ रखकर उसने पीछे धक्का दिया और कहने लगी, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहने लगा, प्लीज सोनम, मुझे अपने पास आने दो ना, रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो हक है कि मैं तुम्हारे साथ यह कर सकूं। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज। अपने सुलगते हुए होंठ उसने जैसे ही सोनम के नरम मुलायम होठों पर रखे तो वह मचल कर रह गई। इससे पहले कि मोहब्बत का पहला लब उसके होठों पर रखता, सोनम बुरी तरीके से कांप गई। जल्दी से अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। लक्ष्य ने एक ठंडी हाँ भरी और कहने लगा, हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करते। कम ऑन कम ऑन, हाथ हटाओ। लेकिन वह अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे नहीं में सिर हिलाने लगी। लक्ष्य ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए। इससे पहले कि वह उसके होठों से खुद को खुश करता, वो आंखें बंद किए जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। यह सुनकर लक्ष्य एकदम पीछे हटा। वह कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। उसी समय अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्य का तो बस नहीं चल रहा था। इस इस लड़की के साथ क्या ना कर गुजरे। क्या जवाब देगा वह सबको कि सामने से क्यों पागल की तरह शोर मचा रही है। वह भी रात के इस पहर दरवाजे पर उसकी माँ थी। क्या हुआ, दरवाजा खोलो। सोनम ने झट से लक्ष्य को खुद से पीछे किया, जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। लक्ष्य भी इस समय तक उछलकर बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका था। समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को संभाल ले तो संभाले कैसे। तभी सोनम ने कमरे की लाइट भी जला दी। रोते हुए वह लक्ष्य की माँ के गले लग गई। कहने लगी, ये जो मेरा दूल्हा है ना, यह बहुत गंदी हरकतें करता है। यह सुनकर लक्ष्य की माँ नजरें चुरा कर रह गई
और लक्ष्य यूं शर्मिंदा था कि बस नहीं चल रहा था कि कहाँ चला जाए। उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्या हुआ? वो कहने लगी, यह मेरे साथ इससे पहले कि वह सारी बोल पिटारी खोलती, लक्ष्य फौरन अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, कुछ नहीं हुआ मम्मी, ऐसा करें इसे आप अपने कमरे में सुला लें। इसे कुछ अकल दें। मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ यह सब करने वाले हो तो सच में मैं शादी से इनकार कर देता। बहुत बेवकूफ लड़की है यह 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 कहकर वह अपना तकिए और कंबल उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, अपना दिल जलाने लगा। दूसरी तरफ सोनम रोए जा रही थी। सास जी ने उसे चुप करवाया। वह उसे क्या समझाती, वह कुछ समझना चाह ही नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वह तुम्हारा पति है, तो अगर तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वह कहने लगी कि नहीं, वह बहुत गंदा है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। अपने बेटे के बारे में वह इस तरह की बातें तो सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, वह कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चुप हो तो हो जाओ, रो क्यों रही हो? वह कहने लगी, उसने मेरा डॉग भी पीछे फेंक दिया, फिर अपने डॉग को पकड़कर साथ लगा लिया। कहने लगी, मैं सो जाऊं? वो कहने लगी, हाँ लेट जाओ। कहने लगी, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना मेरे कमरे में? मुझे तो उससे डर लगता है। सास जी कहने लगी, नहीं आता, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। यह सुनकर वह कुछ संतुष्ट हुई और दोबारा बेड पर जाकर बैठ कर सो गई। सास जी भी अपने कमरे में चली गई। सुबह नाश्ते के टाइम लक्ष्य जब दूसरे कमरे से बाहर आया तो सीनू और रोहन दोनों ही उसे देख रहे थे। रोहन ने उसे छेड़ा था कि क्या बात है दूल्हे राजा, यह अलग कमरे का क्या सीन है? लक्ष्य पहले ही तपा हुआ था। कहने लगा, बस जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है। यह कहते हुए टेबल पर बैठ गया। लक्ष्य की माँ जी इस टाइम नाश्ता लगवा चुकी थी। कहने लगी, लक्ष्य चुपचाप नाश्ता करो। वह चुपचाप बैठ गया पर अपनी माँ को शिकायती नजरों से देख रहा था। कुछ देर में सलवार कमीज पहने सोनम भी कमरे से बाहर आ गई थी। वो अपनी सास जी के साथ बैठ गई। सीनू कहने लगी, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? अपने हस्बैंड के साथ बैठो, उसे नाश्ता दो, वो बेचारा अकेला ही खुद नाश्ता कर रहा है। वो साथ साथ नाश्ता भी कर रही थी और रोहन को भी करवा रही थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं बैठना इसके पास, यह बहुत गंदा है। लक्ष्य की तो ब्रेड हलक में फंसी थी कि कहीं वह रात वाली कोई बात सबके सामने ही ना कह दे। और उसी टाइम लक्ष्य के पापा भी आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। तभी लक्ष्य की माँ जी ने सोनम के कान में चुपके से कहा कि बेटा चुपचाप नाश्ता करो, ऐसी बातें किसी से नहीं कहते और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं कहते। खबरदार जो तुमने किसी से कुछ भी कहा। सोनम के माथे पर बल पड़े हुए थे। चुपचाप प्लेट में आमलेट डाला और ब्रेड के साथ खाने लगी। सोनम ने नाश्ता किया और उसके बाद घर के बालकनी में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाई थी। जल्दी से आई गुलाब के पत्तियों के और गंदे गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। लक्ष्य जब बाहर आया तो कहने लगा, यह क्या कर रही हो? कहने लगी, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बोले से चेहरे पर मासूमियत देखकर फिर से अपना गुस्सा भूल बैठा। कहने लगा, लाओ एक गुलाब तुम्हारे बालों पर लगा दूं। लेकिन वह पीछे हट गई। कहने लगी, जी नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। लक्ष्य कहने लगा, अच्छा कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और जिस दिन आऊंगा ना उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। यह कहकर वह बाहर जा चुका था अपने दोस्तों में। सोनम ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदस्ते में डाल दिए। शाम को लक्ष्य जब अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया तो देखा सोनम कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ बैट बॉल खेल रही थी। हालांकि उसके आसपास सब बंगले बने हुए थे, लेकिन अक्सर शाम को नॉर्मल लड़के लड़कियां बाहर आ जाते। कोई बैडमिंटन खेलता तो कोई बैट बॉल, और वह बच्चों के साथ बच्ची बनी खेल रही थी। उसको इस हुलिया
लिए में देखकर लक्ष्य को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे घर तक गाड़ी में छोड़ने आए थे। वह इन्हीं सब बातों में बिजी था। जब बॉल उसके दोस्त की गाड़ी की बोनट पर लगी, वो कहने लगा, यह कौन बदतमीज है। लेकिन जैसे ही लक्ष्य की नजर सामने पड़ी तो होश उड़ गए, क्योंकि उसके दोस्त तो उसकी वाइफ से ही मिलने के लिए आ रहे थे। यार, हमें भाभी से मिलवाओ, उनके हाथ की चाय पियेंगे। और भाभी साहिबा गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। लक्ष्य का दोस्त कहने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। लक्ष्य तो शर्मिंदगी के मारे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। फिर गाड़ी से नीचे उतर कर कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वह कहने लगे, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी वाइफ के हाथ की चाय पिलाओगे। हम भाभी के हाथ की चाय पिए बिना थोड़ी जाएंगे। वह कहने लगा, अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी पिला दूंगा। शायद वह मायके गई है। लक्ष्य ने बहाना बनाया। शादी भी अफरा तफरी में हुई थी कि ठीक से अपने दोस्तों को बुला भी नहीं पाया था। और जिस हुलिये में उसके दोस्त उसकी बीवी को देख चुके थे, वह तो शर्मिंदा होकर रह गया था। इससे पहले कि उसके दोस्त वापस जाते, सोनम ने उसे देख लिया। कहने लगी, लक्ष्य। फिर एक बच्चे से कहने लगी, ठहरो, अभी मैं अपने पति को बताती हूँ कि तुम कितने बड़े बेईमान हो। मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे आउट कहना शुरू कर दिया। चलो आओ मेरे साथ। वह एक 9 साल बच्चे का हाथ पकड़े लक्ष्य के पास गए और कहने लगी, देखो लक्ष्य इतना बेईमान है कि मैं आउट भी नहीं हुई। और कहने लगा, मैं आउट हो गई हूँ। बॉल विकेट पर लगी है ही नहीं थी। मैंने खुद देखा था। लक्ष्य का दोस्त जो कि जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था, उसने झटके से गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी से उतरकर लक्ष्य के पास आ गया। लक्ष्य सोनम से कहने लगा, तुम अंदर जाओ। वह कहने लगी, ऐसे कैसे अंदर जाऊं, मैं पहले अपनी गेम पूरी खेलूंगी। वह कहने लगा, सोनम अंदर जाओ। तब तक दोस्त अमन उसके पास आ चुका था। कहने लगा, यह कौन लड़की है? वो कहने लगी, मैं तो इसकी पत्नी हूँ, यह मेरा पति है। आपकी तारीफ। यह सुनकर हैरत से अमन ने उसे सर से पैर तक देखा और कहने लगा, लक्ष्य यह तुम्हारी वाइफ है? तुम तो कह रहे थे बहुत डिसेंट समझदार है, मगर यह लड़की तो पहली मुलाकात में। सोनम लक्ष्य का पोल खोल चुकी थी। लक्ष्य तो जैसे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। उसने तो सोनम की बड़ी तारीफें की थी ताकि उसकी कुछ इज्जत रह जाए, क्योंकि सब दोस्तों में वह सबसे ज्यादा नखरेबाज था। कहता था, मुझे कोई भी आम लड़की पसंद नहीं आती, मैं तो बड़ी ही समझदार सुलझी हुई लड़की से शादी करूंगा। लेकिन सोनम तो बिल्कुल उसके उल्ट थी। उसका दोस्त अमन अपने कंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से बैट पकड़कर जमीन पर फेंका और उसे अपने बंगले के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल अनजान थे कि वह बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही है। जैसे ही अंदर आया, लाउंज लाउंज में सीनू साहब सुथरे कपड़े पहने, मेकअप किए, अपनी सास जी के साथ बैठी चाय पी रही थी। रोहन शायद शायद किसी से मिलने गया था। उसको सही तरीके से बैठे चाय पीता देख लक्ष्य ने अपनी माँ के पास जाकर सोनम का हाथ छोड़ा और कहने लगा, यह बार क्या कर रही थी? किससे पूछ कर गई थी? मम्मी, क्या आपने इसे बाहर जाने की परमिशन दी थी? वो बड़े गुस्से से पूछ रहा था। उसकी माँ जी ने जी तो उसका हुलिया देखकर हैरान थी। जगह जगह कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, पसीने से चेहरा भरा हुआ था, हाथों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। सोनम की सास जी कहने लगी, बेटा कहाँ से आ रही हो? जवाब लक्ष्य ने दिया। कहने लगा, मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। और आपको पता है, मैं अमन के साथ आया था। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। मम्मी, आप सोच भी नहीं सकती है, अगर इसकी यह हरकतें रही ना, तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा। उसने बैठी हुई सीनू का भी लिहाज नहीं किया, बोलता हुआ कमरे में चला गया। सोनम कहने लगी, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। मुझे आप मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ आइए। जब देखो डांटता ही रहता है, यह मत करो, वह मत करो, यहाँ मत बैठो।
वहां मत बैठो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। सास जी ने कहा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है। वह कहने लगी, तो क्या हो गया है, शादी ही तो हुई है। सास जी कहने लगी, शादी के बाद लड़कियां यूं मोहल्ले वालों के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती, तुम बड़ी हो गई हो। वह कहने लगी, हाँ तो फिर मैं तो अपने घर में भी खेलती ही थी, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना कोई पाप थोड़ी है। अपनी सास जी की बात समझने समझाने के बाद भी सोनम की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। एक बार वह गहरी सांस बार वह बाहर गली में खड़ी थी, जब सामने वाली बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ रखा था। वह 11-12 महीने का था और उसने 11 महीने के बच्चे को देखकर सोनम फटाफट से उसके घर के पास आ गई। उस बच्चे से कहने लगी, लाओ इसे मुझे दो। उसने उसे पकड़ा दिया। यह वही लड़का था जो उसके साथ क्रिकेट भी खेलता था। वह कहने लगा, आंटी आप इसको पकड़े, मैं 4-5 मिनट में आता हूँ। यह कहकर वह बच्चा अंदर चला गया। सोनम ने काफी देर तक उस बच्चे का इंतजार किया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब उस बच्चे को अपने घर पर लेकर आ गई। बालकनी में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 3 घंटे गुजर गए। सोनम तो इस बच्चे में ऐसी मगन थी कि उसे एहसास तक नहीं था कि इस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है। और उसके बड़े भाई को भी यह नहीं पता था कि सोनम का घर कौन सा है। यही कह रहा था कि यहाँ आंटी खड़ी हुई थी, मैंने उसे पकड़ाया था। फिलहाल नौकरानी ने जब पहचान लिया तो उसने कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तब तक उसकी सास जी और सीनू बालकनी में आकर बैठी थी और नौकरानी से कहने लगी कि चाय यही बनाकर ले आओ। छोटे से बच्चे को सोनम की गोद में देखकर पूछने लगी कि बेटा यह कौन है। उसी समय उस बच्चे की माँ आ गई और कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर ना आए। सोनम चुप थी। वह बच्चा कहने लगा, यह आंटी जानबूझकर लेकर आई थी। वह कहने लगी, इसे मुझे पकड़ा दो। फिलहाल उसकी सास जी तो शर्मिंदा होकर रह गई थी और सीनू ने भी बड़ी अजीब नजरों से सोनम को देखा था। औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। उसकी सास जी कहने लगी, बेटा यह क्या किया तुमने, यह लोग क्या सोचेंगे, तुम दूसरों के बच्चे चोरी करती हो। वह कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरा जी चाहता है बस छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। समय यूं ही गुजरने लगा। लक्ष्य ने बहुत चाहा कि फासलों को खत्म कर दें, लेकिन जब भी वह सोनम के करीब आने की कोशिश करता वह रोने लगती या चिल्लाने लगती। तंग आकर वह पीछे हट जाता था। लेकिन जब सीनू प्रेग्नेंट हो गई तब लक्ष्य को भी कुछ हुआ था। अगर सोनम ने उसका साथ दिया होता तो जरूर वह भी अपने बाप बनने की खुशी को महसूस कर सकता था। रोहन ने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी, वह बहुत खुश था, सीनू का बहुत ख्याल रख रहा था और सीनू भी इतना इतरा रही थी। लक्ष्य ने खुद को व्यस्त कर लिया था। अब वह सोनम को कुछ भी नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब सीनू के यहाँ बेटा हुआ तो सोनम की खुशी देखने वाली थी। उसे तो लगा कि जैसे भगवान ने उसे खिलौना दे दिया, अब तो उसी के साथ खेलेगी, बातें करेगी। लेकिन जैसे ही शीनू घर आई और सोनम ने उसके बेटे को गोद में लिया तो कहने लगी, रखो यहाँ, मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे, गिरा दोगी तुम, अकल तो है नहीं तुम्हें, हर चीज को अपना डॉग और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो बड़े बुरे तरीके से शीनू ने उसे डांटा था। इसलिए रोते हुए लक्ष्य के पास आई थी। वह लैपटॉप पर बिजी था और कहने लगी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी मुन्ना चाहिए। यह सुनकर लक्ष्य ने साल भर का किया हुआ सब्र एक तरफ रख दिया। आज तो खुद उसने कहा था और बच्चे की इच्छा सोनम को किस कदर थी, इतना अंदाजा उसे 1 साल में हो चुका था। क्योंकि जहां भी बच्चा देखती थी पागलों की तरह बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए लपकती थी। कई बार वह मॉल लेकर जाता और उसे छोटे बच्चे नजर आ जाते तो
अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्चे की माँ के पास चली जाती कि यह कितना क्यूट है, मैं इसे 5 मिनट पकड़ लूं। लक्ष्य कहता, तुम्हें क्या हो जाता है? बच्चों को देखकर वह कहती, यह आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल आज तो जैसे लक्ष्य ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी, उसके मुलायम होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी चीखों का गला घोट दिया था। पूरी रात अपनी मनमानियां करता रहा वह, रोती आंसू बहाती तो कहता, मुन्ना चाहिए ना तुम्हें, तुम्हें मुन्ना ही तो दे रहा हूँ। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह, नन्हे मुन्ने से हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा वजूद। यह सुनकर सोनम को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की छवि आने लगती। एक दिन लक्ष्य ने अपनी पसंद से ब्रेसलेट खरीदा और सोनम को पहना दिया। कहने लगा, भगवान वह भी जरूर देगा। उस रात लक्ष्य ने सोनम को कुछ नहीं कहा, उसके करीब भी नहीं आया, मगर धीरे धीरे अब उसे अपने करीब रखने लगा था। जब भी कमरे में आता उसे अपने साथ लगा लेता, लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लेता, अपना हाथ फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता, उसका सर पकड़कर अपने कंधे पर रख लेता। सोनम धीरे धीरे उसके करीब हो रही थी, लेकिन जब भी वह उसके करीब आता तो वह घबराने लगती। 1.5 महीना गुजरने के बाद दिवाली में सोनम की तबीयत खराब हुई थी, बहुत उल्टी हो रही थी। लक्ष्य की माँ जी उसे हॉस्पिटल लेकर गई, तो डॉक्टर ने जब यह खबर सुनाई कि वह प्रेग्नेंट है तो सोनम बहुत खुश हुई थी। उसकी सास जी ने उसका भी वैसे ही ख्याल रखा जैसे सीनू का रखा था, लेकिन वह इस बात से अनजान थी। हर कुछ दिन बाद लक्ष्य से कहती, हमारा मुन्ना दुनिया में कब आएगा? वह कहता कि बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसे टाइम लगता है। वह कहने लगी, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ मेरे जैसा होगा कि आपके जैसा होगा? लक्ष्य कहने लगा, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और बेवकूफ। वह कहने लगी कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लक्ष्य हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका पेट बढ़ने लगा। लक्ष्य उसको चादर डाल के दे देता कि इसे छुपा लिया करो। अब तो उसके पैरों में सूजन आने लगी थी, रात को पैरों में बहुत दर्द होता तो लक्ष्य उठकर बैठ जाता, कहता, क्या हुआ है तुम्हें? लक्ष्य, पैरों में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लक्ष्य उठकर उसके पैर दबाने लगता, आंखें नींद से चूर होती थी लेकिन उसके पैर दबाता रहता, कहता कि तुम सो जाओ धीरे धीरे। सोनम के दिल में भी लक्ष्य की मोहब्बत जागने लगी थी, उसका बहुत ख्याल रखता था, अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं बदली थी, लक्ष्य की भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में बच्चों की छोटी छोटी तस्वीरें लगने लगी। जब 8वां महीना शुरू हुआ तो लक्ष्य ने उसे बच्चे की सारी शॉपिंग करवाई थी। वह जिन कपड़ों में हाथ रखती वह ले देता, खिलौने पर हाथ रखती खिलौने ले देता। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद सोनम की पूरी हालत बदल चुकी थी, अपना आपा उसे बहुत अजीब लगता था, करवट लेना तक मुहाल था। अब पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है, हॉस्पिटल जाकर ही बच्चा नहीं मिला करता। औलाद क्या होती है शायद औरत को तब पता चलता है जब वह इन मुश्किलों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि उसकी वह हर हरकत को अपने शरीर में महसूस करती है। और इन सब चीजों से सोनम गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत के बलिदान शुरू हो जाते हैं। खाना वह पड़ता है जो बच्चे की इच्छा होती है, जो अंदर से उसकी तलब होती है। नींद से भी चूर हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 महीने बाद जब बच्चे की पैदाइशी थी तो सोनम को लगा कि बस अब वह मर जाएगी। जान तो लक्ष्य की भी निकली थी। उसकी तेज चीख सुनकर वह बुरी तरह से घबरा गया था, जल्दी से अपनी माँ को कमरे में लेकर आया। उसकी माँ जी और सीनू उसे सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गई और उसकी सास जी पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइविंग के दौरान बार बार लक्ष्य उसका हाथ पकड़ रहा था, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ठीक हो जाएगा सब कुछ। वह कहने लगी, नहीं मैं मर जाऊंगी,
आपको नहीं पता कि कितना दर्द है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। उसकी सास जी के हाथ में माला थी, वह जाप कर रही थी। कहने लगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बार बार वह लक्ष्य का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती, अपने दर्द की शिद्दत को सहने के लिए उसका सहारा लेती। और वह चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ सोनम के हाथ में था। हॉस्पिटल पहुंचा, जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बैठाकर लेबर रूम की तरफ छोड़ कर आया। और फिर दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। प्रार्थनाएं कर रहा था अपने बच्चों के लिए, सोनम के लिए। लेकिन जो डॉक्टर बाहर आए और डॉक्टर के चेहरे को उदास देखकर लक्ष्य की जान निकली थी। उस दौरान उनके पास आया और कहने लगा, मेरी पत्नी, बच्चा तो ठीक है। वह कहने लगे, आपका बेटा हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन सोनम, यह सुनकर उसकी जान निकली थी। कहने लगा, क्या हुआ मेरी इस पत्नी को? वह कहने लगे, पता नहीं है, ऑपरेशन के टाइम बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक होश नहीं आ रहा था। हालांकि आमतौर पर तो औरतें होश में आ जाती है। फिर एक नर्स छोटे से बच्चे को लेकर आई और लक्ष्य की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे। कितना शौक था सोनम को बच्चों का, और अब होश में नहीं आई। वह बहुत परेशान था। बच्चे को प्यार करके अपनी माँ जी की गोद में डाल दिया था। उसके आंसू बहने लगे थे। डॉक्टर से कहने लगा, प्लीज आप कुछ भी करके सोनम को होश में ले आइए। वह कहने लगे, हमने तो अपनी सारी कोशिशें कर ली, हमें तो यह डर है कि कहीं वह कोमा में ना चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। बच्चे को फीडर उसकी दादी जी ने ही पिलाया था। रोहन और सीनू भी आ चुके थे और लक्ष्य के पापा भी। सबको सोनम की चिंता थी, जिसे होश नहीं आ रहा था। उस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर ने कहा कि हमें लगता है यह कोमा में जा चुकी है, हम नहीं जानते कि इन्हें होश कब आएगा। यह सुनकर तो लक्ष्य की जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह रोने लगा, सोनम का हाथ अपने दोनों हाथों में लिए कहने लगा, सोनम प्लीज आंखें खोलो, देखो भगवान ने कितना प्यार सा मुन्ना दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उठो ना यार, ऐसा तो नहीं करते। प्लीज सोनम आंखें खोल दो, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना मचल रहा है। लक्ष्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चा वाइकी रो रहा था, उसकी दादी जी की गोद में भी चुप नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई कि उठ ही नहीं रही थी, बस सांसें चल रही थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। लक्ष्य के माँ बाप और सीनू रोहन सब घर जा चुके थे। बच्चा भी लक्ष्य की माँ जी लेकर जा चुकी थी। लेकिन लक्ष्य बेहाल था। 11-12 दिन में हालत बिगड़ कर रह गई थी। सेव बढ़ गई थी। रो रो कर आंखें सूज गई थी। बार बार उसके पास बैठता था, उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी की कितनी कीमती चीज बन चुकी है। उसके बगैर एक पल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब एक महीना ऐसे ही गुजर गया तो डॉक्टर भी मायूस हो चुकी थी। कहने लगे, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप परमिशन दे तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी वाइफ को तकलीफ में रखना चाहते हैं। क्यों? वो कहने लगा, नहीं, यह खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब है जिंदा है। मैं अपनी वाइफ के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूंगा। मैं आपका बिल भर तो रहा हूँ ना, अपना सब कुछ उस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा भगवान मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा नहीं लेगा, इसे होश आ जाएगा। बच्चा उसकी दादी जी का आदी हो चुका था। दादी की गोद में ही माँ की ममता को ढूंढ रहा था। महीने महीना पर महीने गुजर गए, लेकिन सोनम को होश नहीं आया। कभी कभी तो लक्ष्य अपने साथी अपने बेटे हंस को भी ले आता। उसे कहता, यह तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा सोनम को मम्मा कहेगा तो वह जरूर जाग जाएगी। लक्ष्य से उससे मोहब्बत हो या ना हो, बच्चे से बेपनाह थी। प्रेगनेंसी
में भी वह यही कहती थी, लक्ष्य मेरा बच्चा मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब यह दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं दिखने में कैसा होगा, इसकी आंखें कैसी होगी, इसकी नाक कैसी होगी, और आज अभी तक उसकी आंखों को इजाजत नहीं थी कि अपने बच्चे को देख सके। लक्ष्य बच्चा सोनम के पास लेटा था देता, वह अपनी माँ की कमीज की को खींचता था, फिर रोता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उसके रोने की आवाज सुनकर सोनम की हार्ट बीट तेज हुई थी। मशीन में उसकी हार्ट बीट तेजी से चलने लगी थी, और यह देखकर जैसे लक्ष्य के अंदर उम्मीद जागी थी, उसने बच्चे को और रुलाया। वो वह बार बार सोनम की कमीज को खींच रहा था, रो रहा था, और रोते रोते कभी माँ माँ कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सोनम की आंखों की पुतलियां हिली हो। उसने जल्दी से नर्स को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को सोनम के शरीर में हल्की सी हरकत देखकर कुछ उम्मीद हुई थी। वह कहने लगा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है, इसे रोज लाएं, इसकी माँ के पास लेटाएं, अपने बच्चे के लव्स को यह महसूस करेगी, इसके रोने की आवाज सुनेगी तो जरूर जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। लक्ष्य रोज हंस को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे वह रोने लगता तो उसे सोनम के पास लेटा देता। जब वह रोता मामा कहता तो सोनम के मुर्दा शरीर में जैसे जान सी आने लगती। एक बार तो इतना रोया कि एकदम से सोनम उठकर बैठी थी। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान हुए थे, और लक्ष्य भी एकदम ही। उसने अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगाया था। डॉक्टर तो यह देखकर हैरान रह गए थे। भगवान का कर्म था, वरना कोमा के पेशेंट कई साल तक कोमा में ही रहते हैं। लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं, लेकिन शायद यह सोनम की मोहब्बत थी अपने बच्चे के लिए कि वह होश में आ चुकी थी। उसे सीने से लगाए वह रो रही थी। उसे तो यह लगा कि शायद अभी ऑपरेशन हुआ है, और कुछ घंटे बाद उसे होश आ जा गया। लेकिन जब उसे पता चला कि पिछले 7 महीने से वह बेहोश है, तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने बच्चे को सीने से लगाए वह रो रही थी, चूम रही थी। लक्ष्य उसे देख रहा था। कुछ दिनों में वह ठीक होकर घर आ गई थी। लक्ष्य उसका अब और भी ज्यादा ख्याल रखता था, उसे अपने साथ सीने से लगाकर सोता था। एक अजीब सा वहम सा हो गया था उसे कि कहीं सोनम उसे छोड़कर ना चली जाए। बेटा जब 2.5 साल का हो गया, तब सोनम ने ही कहा था, आपको नहीं लगता कि हंस का कोई और भी भाई बहन होना चाहिए? लक्ष्य कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वह हैरान हुई, कहने लगी, वो क्यों? वो कहने लगा, बहुत बुरा तजुर्बा बीता है मेरा, कसम से मुझे लगता है था मेरी भी जान निकल जाएगी। यह कहकर सोनम को अपने सीने से लगाकर भी चुका था। कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफी है। लेकिन सोनम कहने लगी, जरूरी तो नहीं, जो पहले हुआ है वैसा ही हो। फिलहाल शादी को 7 साल बीत गए, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन अब भी जब लक्ष्य को वह समय याद आता तो सोनम को अपने अंदर समेट लेता था। वह कहती रह जाती थी कि मुझे सोने दे, क्यों तंग कर रहे हैं? वह कहने लगा, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो, तुम दूर होती तो मेरी जान निकलने लगती है। लक्ष्य, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हटे मुझसे पीछे। अगर हंस की आंख खुल गई तो क्या सोचेगा? हंस हंस जो अब 4.5 साल का हो चुका था, जब भी बाप के हाथ में माँ का हाथ देखता तो अपनी माँ का हाथ लक्ष्य के हाथ से हटाकर अपना हाथ में पकड़ लेता। यह मेरी मम्मा है, डोंट टच डैड। वह गुस्से से लक्ष्य का घूरता था। बाद में आकर हक जता रहे हो बताऊं तुम्हें, मगर जब से सूर्य पैदा हुआ था, हंस की जगह ले चुका था। हंस अब लक्ष्य के साथ सोता था, मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो लक्ष्य बच्चों को एक तरफ लिटाकर सोनम को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी तो वह परेशान होने लगती, मगर लक्ष्य की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसकी मोहब्बत के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत पति की मोहब्बत के सामने बेबस हो जाती है, अपना आराम तक भूल जाती है। आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आशिकी की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब मिल नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।